चलिए बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आइए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। चलिए बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बिकॉज। अब एक चीज देखिएगा, इस क्वेश्चन में बच्चों एक कंपैरिजन छुपा हुआ है। हम क्वेश्चन में कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कंपैरिजन क्या है जरा देखेंगे। पहला कह रहा है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। क्यों? क्योंकि साइंस के ये 3 कैरेक्टर के बारे में जिक्र हुआ है। तो क्या ये तीनों कैरेक्टर साइंस में पाया जाता, इकोनॉमिक्स में पाया जाता है? सुनिए, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये हम सभी को पता है। साइंस के अपने सिस्टमैटिक लॉज हैं, ये भी हम लोगों को पता है। साइंस के ओन मेथोडोलॉजीज हैं, ये भी हमें पता है। तो सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों, पहला सवाल ये हुआ कि क्या सर इकोनॉमिक्स के अंदर ये 3 बातें हैं क्या? क्या इकोनॉमिक्स एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? बिल्कुल है। देखिए, जब आपने अपने स्टडी मटेरियल और मॉड्यूल को पढ़ा है तो वहां ये बातें लिखी गई। देखिए वहां क्या आपने पढ़ा था बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा कि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है बिकॉज ट्रेसेस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये किस चीज पर बेस्ड है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। सेम लाइक दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बच्चों कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है बच्चों, वो मैथमेटिक्स के टूल को यूज करता है, साइंटिफिकली स्टैटिस्टिक्स को यूज करता है, इकोनोमेट्रिक्स को यूज करता है एंड इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करता है। क्यों? ताकि डिसीजन फ्रेम किया जा सके। क्या फ्रेम किया जा सके बच्चे? डिसीजन फ्रेम किया जा सके। सिंपल सी बात है, ताकि हम बहुत इजीली डिसीजंस को फ्रेम कर सके, हम एक फैसला ले सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। और वो सारे डिसीजन मेकिंग बच्चों साइंटिफिकली किए जाते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट मैटर के ग्राउंड पर किए जाते हैं। उसका एक आधार होता है, एक बेस होता है। ऐसा नहीं है कि दिल से बस कुछ डिसीजन ले लिए, बिल्कुल नहीं। सर जिस तरह से साइंस के अंदर अपने साइंटिफिक लॉज होते हैं बच्चों, वैसे ही इकोनॉमिक्स के भी अपने अपने लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों, इट हैज इट्स ओन मेथोडोलॉजी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, दोनों चीज पाई जाती है। हम लोग इकोनॉमिक्स को भी तो पढ़ते हैं बच्चों, इकोनॉमिक्स के भी अपनी ओन मेथड है स्टडी करने का। मैंने आपको बताया भी होगा, इंडक्टिव मेथड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी इस चीज को, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। तो इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों कैरेक्टर पाया जाता है बच्चों। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। सिंपल, ऑल ऑफ द अबव। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कंसर्न, व्हाट इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कंसर्न? ऑब्जेक्टिव में बोलता है बच्चों ए में, व्हाट वाज, व्हाट इज द नॉर्मल सिचुएशन, व्हाट विल बी, व्हाट आउट टू बी। बच्चों ध्यान से समझिएगा, पहले इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, ये जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होता है, ये सर डील करता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक काल्पनिक बातों पे डिपेंड कर रहा है, जो चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये उस पर बात कर रहा है। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बच्चों बात कर रहा है कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सजेशन दे रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? डी, व्हाट शुड बी। इसी को हम लोग कभी कभी बोलते हैं बच्चों व्हाट आउट टू बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पॉजिटिव स्टेटमेंट? इसमें से कौन से हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट? देखिए पहला कहता है इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, ओके,
एग्रीकल्चर इनकम शुड बी टैक्स्ड होना चाहिए। तीसरा कहता है बच्चों सर्विस क्लास पीपल शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, उनको माफ कर देना चाहिए। देखिएगा एक सजेशन है, माफ कर देना चाहिए। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे बात नहीं कर रहा है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा बच्चों डील करता है व्हाट इज, अभी क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बच्चों डील करता है व्हाट इज, ये इस पे बात कर रहा है। तो सर उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो भाई यहां हमको सबसे पहला पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या दिखा कि इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, जबकि कह रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम शुड बी एग्जेम्प्ट। ये तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है बच्चों, ये जो सेकंड नंबर का स्टेटमेंट है ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। सर्विस क्लास पीपल शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये भी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। लेकिन कहता है कि हमारे इंडिया में टैक्स डिविजन बहुत है, लोग टैक्स की चोरी और टैक्स को बहुत छुपाते हैं। तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट पे ये बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या है रियलिटी उस पर बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये सी आंसर हम लोगों को सही लग रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। What central problem of an economy arises because of? What central problem of an economy arises because of? Unlimited wants पहला। दूसरा कह रहा है बच्चों scarce resource having alternative use। तीसरा कह रहा है limited wants and unlimited resource। डी में कह रहा है बच्चों both A and B। देखिए इस चीजों को ध्यान से समझिए। इकोनॉमी का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है बच्चों, देश में सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आया? सबसे पहला वजह दिखता है रिसोर्स का लिमिटेड होना। बच्चों अगर रिसोर्स लिमिटेड नहीं होता, आज रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, तभी तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है बच्चों। और रिसोर्स हमारे पास क्या है? लिमिटेड है, और हर एक रिसोर्स का बच्चों अल्टरनेटिव यूज है, तो हमारी मजबूरी हो जाती है सेलेक्ट करना, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो बच्चों ए भी सही कह रहा है और बी ऑब्जेक्टिव भी सही कह रहा है, लेकिन देखिए सी में कहता है लिमिटेड वांट्स। नहीं सर, ये तो साफ गलत है। हमारे वांट्स लिमिटेड कहां है? हमारे वांट्स तो अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है। उस हिसाब से अगर हम देखें बच्चों तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। होप सो बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्स आर। बच्चों हम लोगों ने ये तीनों चीजों को पढ़ा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोगों ने पढ़ा है। तो कहता है कि रिलेटिंग टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जिसमें हम रिसोर्स को बांटते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज याद करो, जब आप व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ते थे तो आप यही डिसाइड करते थे ना कि आप कैपिटल गुड्स बनाओगे या कंज्यूमर गुड्स बनाओगे। तो आप सोचिए जरा, एक प्रोड्यूसर यही रिसोर्स को एलोकेट कर रहा है कि भाई हम अपने रिसोर्स को कितना कैपिटल गुड्स में लगाएं और कितना कंज्यूमर गुड्स पे लगाएं। तो रिसोर्स का एलोकेशन तो यही हो गया हमारे पास। चलिए होप सो क्लियर होगा। जबकि बच्चों हाउ टू प्रोड्यूस में हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन कैसे किया जाए, मतलब हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे किया जाए बच्चों, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, हम तो ये पढ़ते हैं ना। तो राइट आंसर हमारा क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। क्योंकि बच्चों इसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना कैपिटल गुड्स बनाएं और कितना कंज्यूमर गुड्स बनाएं।
और ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, यहां एक्चुअली में हम लोग रिसोर्स को ही बांट रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर अपने कितने रिसोर्स को कैपिटल गुड्स पे लगाएगा और कंज्यूमर गुड्स पे लगाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू, ये प्रॉब्लम किससे डील करता है? What to produce, how to produce, for whom to produce, distribution of produced goods and services, या technique of production to produce, या distribution of income among factor of production। देखिए बच्चों, जब हम what to produce पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बारे में भी बता रहा है, क्योंकि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हम लोग हाउ टू प्रोड्यूस में पढ़ते हैं बच्चों, और किस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग द फैक्टर ऑफ ऑनर, ये तो हम फॉर हुम टू प्रोड्यूस में पढ़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद इन्फ्लेशन इन कंट्री, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट्स, या पर कैपिटा इनकम, या प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस चीज को। कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली किससे डील कर रहा है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों डील कर रहा है इन्फ्लेशन से? बिल्कुल नहीं सर, इन्फ्लेशन से तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, हाँ सर, इंडिविजुअल यूनिट सर, बी तो कंफर्म है, लेकिन हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि और क्या होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम नहीं सर, ये तो मैक्रो का पार्ट है बच्चों। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी मैक्रो में चला जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? राइट आंसर क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी हम लोग बेसिकली इंडिविजुअल यूनिट से इसको डील कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू स्टडी अबाउट, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना चाहते हैं? प्रॉब्लम एंड प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू फुल एम्प्लॉयमेंट। हाँ सर, देखा जाए तो गलत तो नहीं कह रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों किस चीज को स्टडी कर रहा है? भाई हम देश में पॉलिसीज कैसे बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करेंगे, आउटपुट को कैसे बढ़ाएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करेंगे। बात तो सही है, तो ये गलत तो नहीं है। ओके, प्रॉब्लम प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज रिलेटिंग टू ऑप्टिमम एलोकेशन, नहीं बच्चों बिल्कुल नहीं। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको याद होगा, आपने पढ़ा है पीपीसी, आपने कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जहां ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की बात होती है। लेकिन जब हम लोग ग्रोथ ऑफ रिसोर्स की बात करते हैं बच्चों, तो ये मैक्रो के अंदर आता है। तो उस हिसाब से हम लोगों को दो आंसर दिखा, ए भी और सी भी। तो राइट आंसर हो गया बच्चों डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, तो डी हमारा राइट आंसर हो गया। आप लोग मिलाते जाइएगा, जिन्होंने सही बनाया या गलत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स द स्टडी ऑफ। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं? तो पहला कहता है
कंज्यूमर बिहेवियर, हाँ बच्चों हम एकदम एग्री हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग, आप लोग भी एग्री होंगे, हम लोग कहां पढ़ते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को भी हम लोग कहां पढ़ते हैं बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिस्कल सिस्टम, ना ना ना, बिल्कुल सर, फिस्कल सिस्टम को तो हम लोग मैक्रो में पढ़ते हैं। टैक्सेशन और सब्सिडी को मैक्रो में पढ़ते हैं। फैक्टर प्राइसिंग, बिल्कुल सर, आपने स्टार्टिंग में ही इस चीज को पढ़ाया था। फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये दोनों बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। कहां पढ़ा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। चलिए, तो राइट आंसर हम लोगों को क्या मिला? 1 भी सही है बच्चों, 2 भी सही है और 4 भी सही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डी में ये सभी चीजें मिल रहा है, डी में। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या बोलते हैं बच्चों? तो देखिए, कुछ चीजें तो हम लोगों को पहले से भी पता है कि सर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक्चुअली में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, जिनको याद नहीं आ रहा है, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था बच्चों। जब हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने पढ़ा था कि माइक्रो जो है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, और जो मैक्रो है बच्चों वो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। सुनिए ध्यान से बच्चों, माइक्रो के अंदर सिर्फ हम एक मार्केट इफेक्ट को बताते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर हम लोग कहते हैं कि पेट्रोल के प्राइस के बढ़ने के कारण पेट्रोल का क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, ओके। दूसरा इंपैक्ट देखिए, अगर हम ऐसा कहते कि जब से पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है तब से पेट्रोल का क्वांटिटी डिमांडेड घट गया, साथ साथ गुड्स और सर्विसेज का प्राइस बढ़ रहा है, फिर हमने कहा कि सर डिमांड बाइक का कम हो रहा है। बच्चों एक चीज देखो, दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस दिख रहा है। पहले वाले एग्जाम्पल में हम सिंगल मार्केट इफेक्ट को बता रहे हैं, सिंगल मार्केट इफेक्ट को बता रहे हैं, लेकिन यहां हम लोग स्पिल ओवर इफेक्ट को पढ़ रहे हैं। प्राइस ने पेट्रोल के क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर दिया, पेट्रोल के कारण गुड्स और सर्विसेज महंगा हो गया, जिसके कारण कार और बाइक का डिमांड डिक्रीज कर गया। तो ये हम लोग स्पिल ओवर इफेक्ट को पढ़ रहे हैं बच्चों। तो जो जनरल इक्विलिब्रियम बताता है कि एक चीज के कारण कितना इंपैक्ट क्रिएट होता है। तो देखिए, डी वाले पॉइंट से तो हम 100% कंफर्म है हम लोग। हाँ सर, बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर देखिए, फिर कहता है लंपिंग मेथड। बच्चों लंपिंग का मतलब होता है एग्रीगेट, लंपिंग का मतलब होता है बच्चों एग्रीगेट। तो उस हिसाब से तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी पढ़ रहे हैं और एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम इसके अंदर पूरा एग्रीगेट पढ़ते हैं बच्चों, पूरा एग्रीगेट पढ़ते हैं। मैंने पढ़ाया भी आपको क्लास में माइक्रो और मैक्रो के बीच कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम को स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, जबकि मैक्रो बच्चों पूरे एग्रीगेट को स्टडी करता है। पढ़ा है हम लोगों ने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो 1 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर एंड 4 इज द राइट आंसर। उस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? सी। ओके, किसी भी बच्चों को यहां तक कोई दिक्कत? होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिस्कस किया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आइए जरा इसको डील करते हैं। सबसे पहला कह रहा है बच्चों ए पॉइंट पर कि माइक्रो एंड मैक्रो आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। बच्चों बात तो सही है, माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड कर रहा है और मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो सही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि करेक्ट कौन नहीं है, तो ये तो सही है बच्चों। आगे कहता है कि एवरी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिक्वायर्स माइक्रो एनालिसिस। ये भी सही है बच्चों। डिमांड का ही प्रॉब्लम एग्रीगेट डिमांड को क्रिएट करता है बच्चों, और सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई को क्रिएट करता है। तो वो हर एक प्रॉब्लम जो मैक्रो लेवल पे है वो माइक्रो लेवल से ही शुरू होता है। फिर कहता है बच्चों कि माइक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर कैन बी एडेड अप टू डिराइव द मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर। नहीं सर, ये 100% तो सही नहीं है ना, कि माइक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर कैन बी एडेड अप टू डिराइव। नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, डी को देखते हैं ताकि हम लोगों को और थोड़ा क्लियरेंस मिले। व्हाट इज मैक्रो फ्रॉम नेशनल एंगल इज माइक्रो फ्रॉम वर्ल्ड एंगल। ये तो सही कह रहा है बच्चों। जब हम लोग नेशन पे स्टडी करते हैं किसी चीज को तो वो मैक्रो है, लेकिन जब हम उसको पूरी दुनिया से कंपेयर करते हैं तो मेरा प्रॉब्लम तो दुनिया के आगे छोटा हो गया ना, माइक्रो। तो बच्चों ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो गलत कौन सा दिख रहा है? सी। तो ए बी और डी, सॉरी ए बी डी सही है, गलत क्या है बच्चों हमारा? तो सी। तो राइट आंसर हो गया सी, कि माइक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर कैन बी एडेड अप टू डिराइव मैक्रो बिहेवियर। नहीं बच्चों, ये जरूरी नहीं है। हम कंज्यूमर बिहेवियर से पूरे वर्ल्ड बिहेवियर को नहीं पढ़ सकते हैं, हम प्रोड्यूसर बिहेवियर से पूरे वर्ल्ड के प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी नहीं कर सकते। चलिए आइएगा अगले क्वेश्चन पे। कहता है थ्योरी में कंटेन, एक मिनट रुकिएगा,